हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नए चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एनएलएम, और इसको लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं वो था काइनेमेटिक्स, जिसमें कि हमने बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर से नीचे आया, कितना टाइम लिया ये हमने मेजर किया, बॉल जब नीचे आया तो वो किस वेलोसिटी से नीचे टकराया वो हमने मेजर किया, या फिर हमने उसे किसी एंगल पे फेंका तो वो प्रोजेक्टाइल किया, कितना रेंज हुआ ये हमने मेजर किया। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि ये जो बॉल है ये ऊपर गई क्यों, क्या है जो इस बॉल को ऊपर लेके गई और क्या है जो बॉल को वापस नीचे लेकर आई, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए अलाउ किया। हमने कभी भी इस रीजन पे एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कौन सी चीज है जो इस बॉल को ऊपर नीचे या प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रही है। सपोज करो फुटबॉल एक ग्राउंड में रखा हुआ है, रेस्ट पे चुपचाप आराम से रखा हुआ है, आपको उस फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। व्हाट यू नीड टू डू, जो फुटबॉल को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर सपोज करो आपका एक बकेट भरा हुआ है पानी से, उस बकेट को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वॉलीबॉल है, उसको आपको एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकना है, क्या करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में आपको एक चीज अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं फोर्स। मतलब आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये फोर्स कोई इंटरनल नहीं होगा, मतलब कि वो जो बॉल रखा हुआ था उस बॉल के अंदर से कोई फोर्स नहीं आएगा। ये जो फोर्स होगा ये एक्सटर्नल होगा, मतलब बाहर से कोई ना कोई उस बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा और उसके बाद वो बॉल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने वाला है। ओके, मतलब कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, रखी हुई चुपचाप आराम से, ये रहा बॉडी है, ये किस पे है, बॉडी एट रेस्ट। इस रेस्ट से अगर आपको इसके जगह को चेंज करना है, लोकेशन को चेंज करना है, तो यू नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई बॉडी मूविंग है, सपोज एक कार है, ये कार जो है मूविंग है, इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है सपोज v वेलोसिटी से। इस कार को यहां पे हमें रोकना है, यहां हम खड़े हैं, यहां हमें इस कार को रोकना है, तो व्हाट वी नीड टू अप्लाई। जैसे ये कार इधर से आएगी, अगर हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई ना करें तो ये हमें कुचलते हुए आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर हम इस पे इतना हमें क्षमता हो कि हम इसके फोर्स लगा के इसको रोक पाए तो क्या कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं। मतलब कि कोई भी मूविंग जो ऑब्जेक्ट है, सपोज कार मत मानो, चलो एक छोटा सा कोई हैवी कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये हमारी तरफ बढ़ रही है, या स्टोन कोई गिरता हुआ ऊपर से आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो रुक जाए। मतलब कोई भी एक मूविंग जो बॉडी है उसको अगर हमें रोकना है तो भी हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गई रेस्ट से अगर हमें किसी लोकेशन को चेंज करना है, मतलब कि उसको मोशन में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ा, फोर्स अप्लाई करना पड़ा। साथ साथ अगर कोई चीज मोशन में है तो उसे अगर हमें रेस्ट पे लाना है तो भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ा। लेकिन क्या अगर कोई एक बॉडी है आपकी जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, सपोज क्या है ये, यूनिफॉर्म मोशन। अब बताओ कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, इसे यूनिफॉर्म मोशन में ही रखना है, मतलब इसे कोई ना ही तेज करना है, मतलब कि जैसे ये रेस्ट पे था इसको हमने मोशन में लाया, ये जो है चलता हुआ था इसको हमने रोक दिया, इसे हमें क्या करना है, ये सपोज करिए यूनिफॉर्म मोशन में पहले से ही है और इसे हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। हमें इस यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करना है, जैसे मोशन में है वैसे ही रखना है। तो क्या हमें इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा, सोचिए। तो ये जो एंट्री है, ये जो जगह है, इस जगह पे ही एंट्री होती है हमारे एरिस्टोटल साहब की। एरिस्टोटल साहब हमें समझाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमें उसे यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हमें उस पर कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या बताते हैं, उनका लॉ ऑफ मोशन है एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन। एरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन, इसमें ये बताते हैं कि एनीथिंग अगर वो मोशन में है और उसे मोशन में ही रखना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलते हैं ये, we need to apply
या फिर हम बोल सकते हैं कंटिन्यूसली अप्लाई, वी नीड टू कंटिन्यूसली अप्लाई फोर्स टू मेक या फिर टू कीप अ बॉडी इन मोशन। अब ये बहुत पुरानी बात, सबसे पहले ये एरिस्टोटल साहब ही आए थे जो कि मोशन के ऊपर कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी दिए थे। ओके, तो ये सबसे पुरानी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हमें मोशन में रखने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे पुरानी बात है, लेकिन बाद में ये चीज़ें डिस्कार्ड हो गई, वो अलग बात है, ये डिस्कार्ड हो गई, लेकिन ये सबसे पहली चीज़ थी जो कि मोशन के ऊपर दिया गया था किसी के द्वारा। ओके, तो ये चीज़ कैसे गलत हुई, कैसे फ्लॉ हुई, मतलब कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई, वो हम समझेंगे। ये इसके बाद क्या होता है, गैलीलियो साहब आते हैं, वो हमें बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे हमें अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो हमें ज़रूरी नहीं कि उस पर कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस पर हमें क्या करना पड़ेगा वो हम समझते हैं यहाँ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया से। गैलीलियो साहब अपना लॉ दिए जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, और उसका जो रीजन था वो किस चीज़ में था छिपा हुआ। मतलब एरिस्टोटल साहब जो हैं वो कुछ चीज़ों को देख नहीं पाए। जैसे यहाँ पे ये इन्होंने क्यों बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए हमें कंटिन्यूसली अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स, ये क्यों बोला, क्योंकि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसको अगर आप धक्का देते हो तो क्या होगा, इधर से आपने फोर्स लगाया, क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा और फिर ये रुक जाएगा, राइट, यहाँ आके रुक जाएगा। जब ये यहाँ रुक जाएगा तो वापस हमें धक्का देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को कंटिन्यूसली मूव कराने के लिए क्या यहाँ पे दिख रहा है कि हमें फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा, वो भी कंटिन्यूसली। और वही चीज़ इन्होंने बताया। तो गलती क्या है इसमें, इसमें फ्लॉ ये था, इसमें गलती ये था कि यहाँ पे जो ज़मीन है ये अप्लाई कर रही थी फ्रिक्शनल फोर्स जो कि पीछे की तरफ है, राइट, ये पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई की जा रही है। अब यहाँ पे इनको ये नहीं समझ आया कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया था वो गया कहाँ। ये जो फोर्स हमने अप्लाई किया था ये एक्चुअल में इस फ्रिक्शनल फोर्स को बस ओवरकम करने में लग गया। जैसे ये हमने फोर्स अप्लाई किया, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेसिकली ये अगर सपोज करो पहले मोशन में, दिस इज इन मोशन, तो इसको हमें उसी मोशन में रखने के लिए यूनिफॉर्म मोशन में, इसको हमें यूनिफॉर्म मोशन में ही रखने के लिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो बेसिकली बस इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है। ये जो फोर्स है ये हमने अप्लाई किया, ये बस क्या कर रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रहा है, और ये जो मोशन पहले से बना हुआ है वही मोशन बाद में भी बना हुआ है। ये यहाँ पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इनको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर उस समय नहीं किया, इसलिए यहाँ पे ये गलती हुई। और इसके बाद इनका सारा जो पहले का स्टडी था जो भी दिया हुआ था वो सब कुछ डिस्कार्ड हो गया, और उसके बाद हमारे गैलीलियो साहब आए जो कि हमें आगे की स्टडी बताए। उन्होंने बस सिंपल सा एक लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, और उस इनर्शिया के बाद हमारे पास न्यूटन साहब आए जो कि पूरी मैकेनिक्स की फाउंडेशन कर दी। अपने 3 लॉ दिए, उस 3 लॉ से पूरी मैकेनिक्स रन होती है आज भी, जो जिसको हम एंशिएंट फिजिक्स बोलते हैं। मतलब कि मॉडर्न जो है वो तो कुछ और आ चुका है, बट जो एंशिएंट है वो आपके सब के सब न्यूटोनियन फिजिक्स है, मतलब कि सब के सब न्यूटन साहब ने दिए हैं। मतलब 3 लॉ, उसी से ऑलमोस्ट पूरी मैकेनिक्स जो है वो चल जाती है, पूरी मैकेनिक्स। तो गैलीलियो साहब ने क्या देखा कि ये जो है ये फ्रिक्शन सारा का सारा काम खराब कर रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो फ्रिक्शन है इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अगर ये फ्रिक्शन खत्म कर दे तो हम देख पाएंगे कि क्या ये फोर्स लगाए बिना भी काम हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली गैलीलियो डिड। उन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने निकाला कि सच में क्या ये फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या फिर ये जो फोर्स है बिना अप्लाई किए भी ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन में रह जाएगा। ओके, तो इसको समझने के लिए पहले ये मिटा देता हूं मैं, एक साथ समझेंगे। इन्होंने अपने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहले वाले एक्सपेरिमेंट से इतना कुछ तो पता नहीं चलता है, बट सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन कर देता है कि हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट इस तरह का था।
एक इन्होंने इंक्लाइंड बनाया, एक इन्होंने सिंपल जो कि सरफेस से पैरेलल रखा, और दूसरा और एक इंक्लाइंड बनाया। 3 इंक्लाइंड इन्होंने बनाया। ये ज़मीन है, ये भी ज़मीन है इस तरह, और इधर ये भी ज़मीन है। ओके, यहाँ पे कटा हुआ है अलग अलग। एक बार बॉल को इन्होंने यहाँ पे रखा, एक बार बॉल को इन्होंने यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा। इसमें क्या हो रहा है हम देखते हैं। इसमें इन्होंने एक बार बॉल को यहाँ से छोड़ा, ड्रॉप किया बेसिकली, तो बॉल यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेलरेट करना चालू हो गया। मतलब बॉल को जब हम किसी ऊपर वाले हाइट पे रखते हैं, किसी थीटा एंगल पे, है ना, तो ये क्या बॉल करता है, एक्सेलरेट करता है। बॉल स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। यहां पे बॉल को जब हमने यहां पे रखा और ऊपर फेंका, तो ये ऊपर जो जा रहा था, क्या हो रहा था, ये डिसेलरेट हो रहा था, ऊपर जा रहा था और धीरे धीरे स्लो हो रहा था। इसको हम क्या बोलेंगे, डिसेलरेटिंग, डिसेलरेटिंग कंडीशन। ये एक्सेलरेटिंग है, ये डिसेलरेटिंग। और जब यहां पे इन्होंने बॉल को इधर फेंका, तो ये क्या हुआ, ना एक्सेलरेट किया ना ही डिसेलरेट किया। पहले की बात तो ये हुआ कि इसको हमने काफ़ी फ्रिक्शन लेस बना रखा है ताकि हमें यहाँ पे स्टडी करना आसान हो, क्योंकि हमें जो ज़रूरत था वो क्या था, फ्रिक्शन को हटा दें। अगर फ्रिक्शन हम हटा देंगे तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है यही एक कल्प्रिट है जो कि हमें पता नहीं चलने दे रहा है कि एक्चुअल में इस फोर्स को लगना यहाँ पे जरूरी था या फिर नहीं था इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, टू कीप दिस ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिया तो ये एक्सेलरेट किया, ये डिसेलरेट किया, ऊपर जा रहा है और स्लो होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना ही ये एक्सेलरेट कर रहा है ना ही डिसेलरेट कर रहा है, मतलब नाइदर एक्सेलरेट नॉर डिसेलरेट। अगर ना एक्सेलरेट कर रहा है ना ही डिसेलरेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो जो मोशन में है, वो पहले जो मोशन में है वही बाद में भी वही मोशन में। ओके, ना ही ये एक्सेलरेट कर रहा है ना ही डिसेलरेट कर रहा है, मतलब पहले जो मोशन में है वही ये बाद में भी मोशन में। तो इन्होंने एक तो एग्जाम ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया। एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, मैं एक साथ समराइज कर दूंगा दोनों एक्सपेरिमेंट को। देखो इसमें क्या किया, एक ट्यूब, ये टब टाइप से बनाया, ये देखो इस तरीके से, जितना एंगल ऑलमोस्ट इधर रखा उतना ही एंगल ऑलमोस्ट इधर भी रखा। ये थीटा है सपोज, ये भी थीटा है, सेम तरीके का दोनों साइड में रखा गया। उसके बाद क्या किया, एक ट्यूब इस तरह से बनाया गया, सिमिलर इसी तरीके का यहां पे भी। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है एंगल, ये जो स्टीप इस तरह से कर्व ऊपर हुआ है, ये यहां पे इसको थोड़ा सा टाइम दिया इस तरह से ऊपर होने में, मतलब स्लोप को थोड़ा सा बेसिकली कम कर दिया गया, यहां पे स्लोप को कम कर दिया गया। ओके, और उसके बाद ये जो आपका ये सरफेस है पूरा का पूरा, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन लेस बनाया है, मतलब मिनिमम जितना फ्रिक्शन हो सकता है उतना फ्रिक्शन हमने इस पे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रख दिया बॉल और इसको छोड़ दिया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल यहाँ पे वापस यहाँ पे भी बॉल रख दिया, इसको भी ड्रॉप कर दिया हमने। यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे जो स्लोप है वही स्लोप यहाँ है, जबकि यहाँ जो स्लोप है पहला वाला जगह पे जो स्लोप है आपका, यहाँ पे स्लोप दूसरा है, यहाँ थीटा डैश है, यहाँ पे हमने कम स्लोप रखा है। बेसिकली यहाँ के स्लोप के कंपैरिजन में यहाँ पे स्लोप कम किया गया है। ठीक है, इसके बाद एक और ले लेते हैं, इसमें क्या किया, इसमें और कम कर दिया स्लोप, थीटा डबल डैश। ओके, ये वाला पहला वाला जो स्लोप है वो सेम ही है, ये थीटा है हर जगह पे। तो यहाँ पे हमने बॉल रखा, इसको छोड़ा, यहाँ पे भी बॉल रखा, इसको भी छोड़ा, यहाँ पे भी बॉल रखा और इसको भी छोड़ दिया। सेम हाइट, सब कुछ सेम है, यहाँ से जो ग्राउंड से हाइट है ये बिल्कुल सेम है, h हर जगह पे h, और यहाँ पे भी h, हर जगह पे हाइट क्या है, सेम है। तो अब क्या देखा गया, यहाँ पे जब बॉल हमने यहाँ से छोड़ा तो ये बॉल इसके नीचे आया, नीचे आया क्योंकि ग्रेविटी इसको डाउन खींच रहा था, नीचे आया, नीचे आके ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आके फिर वापस यहाँ से ऊपर चढ़ा। ऊपर कहाँ तक चढ़ा, ऑलमोस्ट इसी हाइट तक जहाँ से ये छोड़ा गया था, ये h हाइट है ना, ये सेम ऑलमोस्ट इसी हाइट तक आके यहाँ पे रुका और उसके बाद वापस ये यहाँ से नीचे गया। अब क्योंकि ये जो आपने सरफेस जो ये बनाया है ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्रिक्शन वाला था, लेकिन कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस तो नहीं हो सकता है, हम बना ही नहीं सकते हैं ऐसा कोई भी चीज़ जो कि कंप्लीटली फ्रिक्शन लेस हो। तो ये जो है थोड़ा बहुत फ्रिक्शन कैरी कर रहा था, इसीलिए ये बॉल जो है ये इधर से आया और ये इस हाइट के कंपैरिजन में
स्लाइटली कम हाइट पे जाके रुका, मतलब कि ये बॉल जो है बेसिकली पूरा नहीं, स्लाइटली कम हाइट पे जाके रुका, जो कि आपको आंखों से दिखेगा भी नहीं इतने अच्छे से, पहली बार जो रुकेगा। उसके बाद वापस ये नीचे आया। अब ये स्लाइटली कम क्यों गया? ये फ्रिक्शन क्या कर रहा था? फ्रिक्शन एक्चुअली इस मोशन को अपोज करके, ये जो इधर से इधर आ रहा है उसको अपोज करके रिटार्ड करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे कम गया। उसके बाद वापस ये नीचे आएगा तो फिर वापस इधर जाएगा, इस बार और स्लाइटली थोड़ा सा ये डाउन हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली इस तरह से करता रहेगा और एक बार जाके इधर कहीं रुक जाएगा। ये कौन रोक रहा है? ये जो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है ना, वही रोक रहा है। अगर आप बिल्कुल इसको फ्रिक्शन को खत्म ही कर दो और कोई भी आसपास की कोई फोर्स ना रहे, ना ही एयर ना ही कोई भी चीज नहीं, तो ये बॉल जो है ये इधर से नीचे आएगा, इधर आएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। इट विल कीप ऑन डूइंग दिस मोशन, कभी ये रुकेगा नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे देखते हैं क्या होता है। यहां पे भी ये बॉल नीचे आया, ये इधर से आया, फिर वापस इधर से चला। अब इसमें भी ये देखा गया कि इसकी जो हाइट है, इसी हाइट तक, ऑलमोस्ट इसी हाइट तक बॉल पहुंच गई। अब वही सेम बात है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा फ्रिक्शन था, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, जो कि इसको थोड़ा सा कम, स्लाइटली कम हाइट पे लेके गया और उसके बाद वापस बॉल यहां से नीचे आ गया। आप यहां और यहां में डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या हो रहा है। इस वाले में ये जो बॉल है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां तक आने में, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहां जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जबकि यहां पे थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इन दोनों में जो कंपैरिजन करें तो यहां पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्योंकि यहां पे हमने स्लोप को कम कर दिया, तो इस हाइट को अटेंड करने में इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जैसे हमने स्लोप को कम किया, ये थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सपोज करो हमने स्लोप को और कम कर दिया। अब जब स्लोप को हमने और कम कर दिया तो ये और भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सेम हाइट को अटेंड करने में, राइट, ये सेम हाइट को अटेंड करने में, यहां पहुंचने में, ये इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। अब सपोज करो कि इस स्लोप को मैं बिल्कुल जीरो कर दूं, तो क्या होने वाला है। सपोज मैंने इस स्लोप को बिल्कुल जीरो ही कर दिया, कंटिन्यू जाने दिया, तो ये क्या होगा, ये बॉल नीचे गिरेगा। बॉल जब नीचे गिरेगा तो इधर आएगा और इधर आके ये वापस क्या करेगा, इसी स्लोप को ढूंढेगा, स्लोप नहीं, इसी हाइट को ढूंढेगा बेसिकली, है ना, इस हाइट को ढूंढेगा। ये जाएगा इधर, जैसे कि ये वाला पहला वाला इस हाइट को ढूंढ के यहाँ पे आ गया, रुक गया। उसके बाद ये वाला इधर आया, इस हाइट को ढूंढ के इधर रुक गया, वापस नीचे आ गया। यहाँ पे भी ये वाला इधर से गया और इस हाइट को ढूंढ के रुक गया। वापस जब ये इस हाइट को ढूंढ रहा है तो इसको मिल ही नहीं रहा है, ये हाइट ही नहीं मिल रहा है कहीं। अब हाइट नहीं मिल रहा है तो रुकेगा किसे, है ना। तो ये कंटिन्यूसली ये आगे जा रहा है। अगर मैं आइडियल केस की बात करूं, मतलब कि मान लो कि ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, कुछ है ही नहीं इसमें, मान लो कि ये फ्रिक्शनलेस है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, तो क्या होगा, ये बॉल जो है इधर जाएगा और ये इन्फिनिटी तक चल जाएगा, मतलब कभी रुकेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं जो इसको रोक रहा है। लेकिन एक्चुअल केस में जो रियलिटी है वो क्या है, रियलिटी ये है कि आप इसको कभी भी फ्रिक्शनलेस बिल्कुल बना ही नहीं सकते, है ना। कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाए फिर तो कभी नहीं रुकेगा, लेकिन वो आइडियल कंडीशन है। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो वो थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स उसको लगा के अपोज करता रहेगा और किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये रुक जाएगा। ओके, तो इस पूरे जो कंक्लूजन है, इससे हमें क्या समझ आता है, इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट है, ये देखो, इस वाले में ये एक्सेलरेट किया था क्योंकि हमने ऊपर से छोड़ा, ओके, और यहाँ पे हमने ऊपर फेंका तो ये डिसेलरेट किया, जबकि हमने यहाँ पे ना ही एक्सेलरेट किया था ना ही डिसेलरेट, मतलब कि जो हमने मोशन दिया ऑलमोस्ट वही मोशन कंटिन्यू रहा। ये चीजें ज्यादा से ज्यादा यहाँ हमें समझ आती है, कैसे, क्योंकि यहाँ से देखो ये पहले एक्सेलरेट किया, फिर इस पे चला और फिर डिसेलरेट करके यहाँ पे रुक गया, फिर वापस ऐसे चल गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है, देखो ध्यान से, ये अपने हाइट को अटेंड करने के लिए यहाँ तक आया, ये अपने हाइट को अटेंड करने के लिए यहाँ तक आया, ये भी एच हाइट है, ये भी अपने हाइट को अटेंड करने के लिए यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ पे इसको हाइट मिल ही नहीं रही थी, तो ये अपने हाइट को अटेंड नहीं कर पा रहा है। अब हाइट को अटेंड नहीं कर पा रहा है तो ये कभी रुक भी नहीं रहा है। रुक नहीं रहा है, इसका क्या मतलब है, ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन कीप ऑन रिमेनिंग इन यूनिफॉर्म मोशन इटसेल्फ। इस पे हमने कोई और फोर्स अब लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, अब ये क्यों रुक जा रहा था, क्योंकि वापस से इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि जी लग रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg फोर्स लग रहा था, जो कि इसको रोक दे रहा था ऊपर जाने से। फाइनली यहाँ आके रुक जा रहा था और उसके बाद ये फिर नीचे आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और ये बॉल जा ही रहा है,
तो इसी चीज़ को देखते हुए गैलीलियो साहब ने अपना जो कंक्लूजन दिया वो क्या दिया, देखो अपना कंक्लूजन क्या दिया, पूरा समरी क्या है इस चीज़ का, समरी ये है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। इन्होंने क्या बताया कि अ बॉडी continues to remain at state of rest or state of uniform motion if it is not acted upon by any non-zero net external force। अगर इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, बेसिकली गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया यही था कि बॉडी जो है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर स्टेट ऑफ मोशन में रहना चलता है जब तक कि ये बॉडी पे कोई भी अपना फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। और जो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, ये बेसिकली टोटल न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनता है, क्योंकि न्यूटन साहब ने इन्हीं के इनर्शिया वाले लॉ को स्टडी करके इसी लॉ से, मतलब बेसिकली इसी लॉ ऑफ इनर्शिया से ही इन्होंने अपना, न्यूटन साहब ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। ओके, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, NLM फर्स्ट लॉ। ओके, तो यहाँ तक आप फटाफट से लिखो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एक्सपेरिमेंट ढंग से समझ आ गया होगा आपको, ये वाला स्टेटमेंट लिखो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी नॉन जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। जब तक इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है तब तक ये बॉडी अब या तो अपने रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की, जो ये प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी हुआ कि वो अपने मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करना चाह रहा है या फिर रेस्ट वाले स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब ये इनर्शिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इनर्शिया ऑफ, तीन तरह की इनर्शिया होती है, इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ ही समझ लेते हैं हम इनर्शिया के जो तीनों टाइप्स हैं क्या क्या होता है। एक तो होता है पहला इनर्शिया ऑफ मास, मैं समझाता हूं अभी क्या होता है इनर्शिया ऑफ मास। दूसरा क्या होता है? ऑफ वेलोसिटी, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। और तीसरा क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
इनर्शिया ऑफ मास से क्या मतलब है? सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 kg का है, 2 kg, आपको इसको फोर्स लगाना है। कोई बच्चा है एक, इसको जो फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या होगा, एक बच्चा है, ये इसको फोर्स लगा के क्या करेगा, यहाँ से यहाँ धकेल सकता है। ओके, अब यहीं पे मैं एक 20 kg का कोई एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, 20 kg, और इसी बच्चे से मैं बोलता हूँ कि चलो इसको धक्का लगा के इधर साइड में कर दो, क्या हो पाएगा? अनलेस अनटिल ये ग्रेट खली का बच्चा हो, है ना, तो ये कर सकता है, बट नॉर्मल बच्चा तो 20 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसको हिला नहीं पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब मास आपका कम था तो इसको धक्का देके आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही मास बढ़ गया ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने के लिए ज़्यादा ताकतवर हो गया। मतलब बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी था कि अपने स्टेट में रहना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया इज बेसिकली द प्रॉपर्टी बाय विच इट अपोजेज इट्स ऑन स्टेट, है ना, अपने स्टेट को जो है, अपने जो भी ओरिजिनल स्टेट है उस चीज में रहने के लिए जितना ज्यादा अपोज कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। दैट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बोलो तो इनर्शिया को हम क्या बोलते हैं, दिस इज रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट, है ना, मैं बस इतना लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स ओरिजिनल स्टेट, उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो अब देखो 2 kg का मास है, एक 20 kg का मास है, तो इसको आराम से ये यहाँ बच्चा धक्का दे सकता है, लेकिन 20 kg का जो मास है इसको धक्का देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मास ज़्यादा है, इसलिए इसका अपना इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब कि ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने का बहुत ज़्यादा काबिलियत रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका मास ज़्यादा है इसलिए इसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। सपोज ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, मैं बोलूँ आई ऑफ ए, आई मतलब इनर्शिया सपोज, तो आई ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा आई ऑफ बी। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो इस मास के कारण जो इनर्शिया आ रहा है उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मास। ओके, इस मास के कारण जो इनर्शिया आया दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मास। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है, अब सपोज करो यहां से एक ऑब्जेक्ट है, ये आ रहा है आपके तरफ से 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसका मास सपोज करो 10 ग्राम है। कितना है, 10 ग्राम। आप ऐसे टच करोगे रुक जाएगा, टच भी ना करना पड़े फूंक दोगे रुक जाएगा। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड थोड़ा ज़्यादा होता है वैसे, है ना, चलो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, तब फूकोगे तो रुकेगा। 2 मीटर पर सेकेंड कर लो। ठीक है, 1 सेकेंड में ये 2 मीटर आ रहा है, ये भी बहुत हो जाएगा। 1 सेकेंड में 1 मीटर भी बहुत हो जाएगा। 1 मीटर अगर 1 सेकेंड में आ रहा है, यू नो द स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 1 सेकेंड में चलो 5 मिलीमीटर आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है, फूक दोगे रुक जाएगा, है ना। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा मान लो एक बुलेट है, बुलेट है जो मान लो 10 ही ग्राम का है। अब आपको पता ही है बुलेट कितनी फास्ट आती है। मान लो ये जो है करीब करीब 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है, रोक पाओगे, नहीं रोक पाओगे। क्यों, कोई भी नहीं रोक पाता है ना, अंटिल अनलेस रजनीकांत हो वो रोक सकता है। तो यहाँ पे है जो 100 मीटर पर सेकेंड है, इसको क्यों नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि इसका वेलोसिटी बहुत तेज है, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसमें इनर्शिया ज़्यादा है, कि मतलब वो उसी वेलोसिटी में रहने का, अपने ओरिजिनल स्टेट में रहने का ट्राई कर रहा है, उसको आप रोक नहीं पा रहे हो जल्दी। ठीक है, तो वही है आपका इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी के कारण ये रोक नहीं पा रहा है कोई, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी उस वेलोसिटी के कारण आ रही है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। और तीसरा क्या है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देखो क्या होता है, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, स्टोन है या कुछ भी है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करना चाहता है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो तो यू नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। क्यों, ये देखो ये बहुत सिंपल है, वैसे आप समझ भी सकते हो। वेलोसिटी पहले इधर थी, अब वेलोसिटी इधर है, तो v वेक्टर इधर है, v वेक्टर इधर है, v1 v2। ऑब्वियसली जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। आपको पता है डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो जैसे वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ टाइम लगा होगा उसको चेंज होने में, तो वेलोसिटी के चेंज अगर हम उसके रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन को जब हम मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं आ जाता है फोर्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली इस वेलोसिटी को चेंज करने में हमें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब सोचो कि इतना सा चेंज किया हमने, एक बार हमने इतना चेंज किया, मतलब ये इधर जा रहा था थोड़ा सा चेंज किया, उसके बाद इधर जा रहा था बहुत ज़्यादा चेंज किया, तो किस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा,
इसमें नीचे वाले में इसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा आप इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो उतना ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इस डायरेक्शन का जो अपना इनर्शिया था कि अपने डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाह रहा था, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये सारे इनर्शिया हमने पढ़ लिए। अब जो है इसी चीज़ को लेकर न्यूटन साहब ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस पूरे चैप्टर की जो शान है, जो इसका बेस है, वो सारे के सारे न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। हम जो जेई में क्वेश्चन करने वाले, जेई मेंस, एडवांस, नीट, सब में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सब के सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। फटाफट से इसको खत्म करो, इसको लिखो। ये वैसे मैं लिखा रहने देता हूं क्योंकि यही सेम का सेम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन जाएगा। ओके, इसको मैं रहने देता हूं, कोई इसको जरूरत नहीं है इसको मिटाने की। इसको मिटाता हूं। वैसे कुछ भी अंतर नहीं है, इसी को बस एक दो वर्ड को इधर उधर करके लिख दिया गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया है ना, बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया था, गैलीलियो लॉ ऑफ जो इनर्शिया था, ये बेसिकली यही क्या बन जाता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं यही लिख देता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हो सकता है कि हम ऑलमोस्ट थ्योरी ही कवर कर पाए। कल के बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको इसके सारे क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे, क्योंकि हमने आज जो है न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि कंसेप्चुअली हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम ना बचे। बहुत बारीकी से, बहुत स्पेशलाइज होकर इसको समझेंगे कि जितने भी लॉ हैं, तीनों लॉ को बहुत आराम से समझेंगे, क्यों ऐसा हुआ, उसका रीजन क्या था, सब कुछ को बहुत डेप्थ में जाके समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ही क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अ बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एनी नॉन जीरो एक्सटर्नल फोर्स। तो सेम थ्योरी, सेम डेफिनेशन है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल यही कहता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा और अप्लाई कर सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, है ना, मतलब कि सेम डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है। तो आप यहाँ पे ये सिर्फ बोल सकते हो कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन एट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बोल सकते हो, इन स्ट्रेट लाइन। अब आप सोचोगे क्या ये इन स्ट्रेट लाइन गैलीलियो साहब में नहीं था, उसमें भी था, बस वहाँ पे हमने लिखा नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइन जैसे ही स्ट्रेट लाइन चेंज होगा, मतलब कि डायरेक्शन आप जैसे ही चेंज करोगे, आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो हमने फोर्स अप्लाई किया ही नहीं था, और बिना फोर्स अप्लाई किए हमने क्या बोला था कि इसके कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी चेंजेज नहीं आएंगे, मतलब कि हमने यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था। नेट एक्सटर्नल फोर्स को हमने क्या बोला, जीरो है। नेट एक्सटर्नल जो फोर्स है इसको हमने क्या बोला, इसको बोला हमने जीरो है। अगर ये जीरो रहेगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन इज जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, इसका मतलब आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, नॉट चेंजिंग। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? तो यही आपका क्या हो गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि ये आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे कि, वैसे तो हमने एक्सपेरिमेंट वाला चीज़ दिखा दिया, लेकिन अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करो, सपोज करो एक स्पेस है, एक कोई स्पेस क्राफ्ट स्पेस में गया हुआ है ना, ये हमारा अर्थ है, और बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर कहीं, जहाँ पे कि कोई इन्वायरमेंट नहीं है, आसपास ना हवा है ना ही कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठे हो, स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, और इसमें लगा हुआ है आपका रॉकेट,
जो कि यहाँ से धुआं छोड़ता है और ये स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है ना। जितने भी रॉकेट लगे हों, अलग अलग रॉकेट लगे होते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सपोज करो ये रॉकेट हमने चालू किया, इसको बंद कर दिया, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। वो सब चीज़ें देखेंगे क्यों जाता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम देख लेंगे। ये रॉकेट बंद कर दिया, ये चालू कर दिया, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए ढेर सारे रॉकेट लगे हुए होते हैं। तो सपोज करो आप ऐसे जगह पे पहुंच चुके हो जहां की कोई इन्वायरमेंट नहीं है और वहां पे आपने सारे रॉकेट को ऑफ कर दिया, आपने सारे रॉकेट को ऑफ कर दिया। अब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लगाने का कोई उपाय नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने का कोई भी उपाय नहीं है। क्या होगा आपके रॉकेट के साथ, ये जो स्पेस क्राफ्ट है जिस वेलोसिटी में होगा उसको कोई नहीं है और रोकने वाला, कोई भी नहीं। जैसे कि आप यहाँ फ्रिक्शन में क्या हुआ था, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट को जैसे हमने धक्का दिया, ये जब आगे बढ़ रहा था तो इधर से फ्रिक्शन इसको अपोज किया और इसको क्या कर रहा था, रोक रहा था, ओके, इसको अपोज करके रोक रहा था। लेकिन यहाँ पे रॉकेट को हमने बंद कर दिया, अब कोई है ही नहीं इसको रोकने वाला। अब जब कोई नहीं है इसको रोकने वाला तो ये जिस मोशन से चल रहा था ये उसी मोशन से चलता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा। लास्ट में जो वेलोसिटी उसकी हुई थी अंत टाइम पे, जब भी पूरा का पूरा रॉकेट कट हुआ था, ओके, इस टाइम पे जो वेलोसिटी हुई थी इसकी स्पेसक्राफ्ट की, वही डायरेक्शन, वही यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करता रहेगा जब तक कि ये कोई ना कोई इन्वायरमेंट के अंदर ना आ जाए। क्लियर है, ये अभी इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है। मान लो ये इन्वायरमेंट से बहुत बाहर है, बिल्कुल आउट ऑफ द जोन ऑफ दिस अर्थ, है ना। अर्थ के कोई भी अट्रैक्शन पुल में नहीं है, ना ही किसी और चीज के अट्रैक्शन पुल में है, बिल्कुल स्पेस में है जहां पे कि कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या करता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा, जो यूनिफॉर्म मोशन जो कि लास्ट में इन्होंने अटेन किया था। पहले फोर्स लग रहा था किसके कारण, इसके कारण फोर्स लग रहा था, जो कि लास्ट में इन्होंने वेलोसिटी जो अटेन करी वही वेलोसिटी अब ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया तो आपका मोशन क्या होने वाला है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स को आपने जीरो कर दिया तो आपका जो मोशन है ये कंटिन्यू रहेगा। ये चीज़ कौन बताता है, ये बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर आप बोल सकते हो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इन दोनों के बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है। मान लो एक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है। आप इस ऑब्जेक्ट को देख के क्या बोल सकते हो, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट को देख के क्या कह सकते हो, बताओ, इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तब तक मैं ये मिटाता हूं, सोचो। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप गलत हो। इस पे ढेर सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आइडियल कंडीशन नहीं हमने लिया है, ये मतलब जनरल कंडीशन है। जो आप सपोज करो यहाँ बाहर में, यहाँ पे घड़ी रखी हुई है, ये घड़ी हमारे हाथ में है, ये रुकी हुई है। क्या इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर ये रुकी हुई है इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा है। ये किस में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ओके। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये जीरो है। नेट का क्या मतलब होता है? नेट का मतलब होता है कि एक फोर्स किधर लग रहा होगा, कोई एक डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स उसके अपोजिट लग रहा होगा। हो सकता है दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दिया होगा और नेट जो है आपका क्या हो गया होगा? जीरो हो गया होगा। और वही चीजें यहाँ होती भी है। सपोज करो ये मास m का है तो ये क्या करता है? ये जमीन है, ये देखो नीचे वाली क्या है पोर्शन? जमीन है। तो ये नीचे की तरफ क्या लगाता है? mg फोर्स, ये लगाता है mg फोर्स। mg मतलब ग्रेविटेशनल पुल, जो कि ये जमीन, ये जो अर्थ है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। किस फोर्स से? mg से। F बराबर ये mg, मतलब ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? Fg इक्वल टू mg। जितने फोर्स से ये नीचे खींचता है, सिमिलर यहाँ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल को n से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं r से भी दिखाते हैं। r मतलब रिएक्शन फोर्स, जो इसने mg नीचे लगाया उसको r जो है बेसिकली इसको एक रिएक्शन फोर्स मिला, या फिर n मतलब नॉर्मल फोर्स लगा। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल आप समझ सकते हो, मैथ में भी एक नॉर्मल वर्ड यूज होता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू समथिंग,
क्योंकि ये जो है सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर में ये फोर्स एक्ट करता है, इसीलिए इसको नॉर्मल भी बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, जो फोर्स आपके सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर में एक्ट हुआ है, तो इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ये जो mg है और ये नॉर्मल है, ये mg को क्या बोलते हैं एक्चुअली, w मतलब वेट, और ये क्या है, नॉर्मल। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, w इक्वल टू क्या हो जाता है, mg। ये होता पहले नहीं है, ठीक है, इस पे हो सकता है कि और भी बहुत सारी यहाँ पे फोर्स लग रही होगी। मैं आपको थोड़ा सा वापस से इसको एलाबोरेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है। आप बोलोगे कि क्योंकि ये W इक्वल टू mg है इसीलिए ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये आप ये बोल दो कि W इक्वल टू mg है इसलिए ये रेस्ट पे है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप अगर ये बोलो तो एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, सिंस इट इज एट रेस्ट, क्या लिख सकते हैं हम, सिंस इट इज एट रेस्ट, हम क्या बोलेंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी 0। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या आता है वो डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे आप W दिखाए और ये नॉर्मल दिखाए, यहाँ पे और भी बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ दिखाया नहीं है क्योंकि हमने इसको एक आइडियल कंडीशन लेके चला है, कोई और फोर्स नहीं है। सपोज एयर हमने बिल्कुल 0 मान लिया, इन्वायरमेंट इसके आसपास 0 मान लिया, फिर जाके ये सिर्फ हो सकता है कि ये W जो है mg के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी जरूरी थोड़ी है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा ही नहीं, हवा भी लग रहा है उसको भी अपोज कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, है ना। हवा इधर से सपोज लग रहा होगा, इसको रोकने के लिए इधर से फ्रिक्शन लग रहा होगा, या फिर हवा इधर से लग रहा होगा, इसको रोकने के लिए यहाँ से फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन हमने उसको दिखाया नहीं। इसको आइडियल कंडीशन में अगर मानते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं कि सिंस इट इज एट रेस्ट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, और नेट एक्सटर्नल फोर्स में हमने सिर्फ W और mg को ही लिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो W नीचे लग रहा है, नीचे लगने वाले फोर्स और एक ऊपर लगने वाले फोर्स, ऊपर लगने वाले फोर्स को आप पॉजिटिव बोलो, नीचे वाले को नेगेटिव बोलो। आप क्या बोलोगे इसके बाद, प्लस का n माइनस का W इक्वल्स टू 0। ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स यही दोनों लग रहा था अभी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स प्लस n माइनस W इक्वल्स टू 0, तो प्लस n, ये माइनस वाले की इधर लाओगे तो क्या बनेगा, n बराबर W, और W क्या होता है mg, इसीलिए n बराबर क्या हो गया mg। क्या बात समझ आ रही है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि W इक्वल्स टू mg है ये रेस्ट पे, नहीं, इस पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सिंस इट इज एट रेस्ट W is equals to mg, just because we have introduced here only W and mg, मतलब W and normal basically, W equals to mg नहीं, W equals to normal। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसी दो को यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि W बराबर नॉर्मल आपका हो गया। ओके, अब सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में, आप क्या कह सकते हो इस बारे में, यूनिफॉर्म मोशन में 8 मीटर पर सेकेंड से हमेशा चल रहा है कंटिन्यूसली, क्या बोल सकते हो, क्या इस पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या बोलोगे, इस पर फोर्स 0 है, फोर्स 0 नहीं है, फोर्स 0 नहीं है, एक्चुअल में इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेट बोलना बहुत जरूरी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। क्यों, क्योंकि ये अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो सपोज करो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, यस, और आपने इधर से एक फोर्स लगाया होगा, ये जो फोर्स है इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा होगा, बेसिकली जो फ्रिक्शन जितना लग रहा होगा उतना हम लगा के इसको ओवरकम कर रहे होंगे, और ये कंटिन्यूसली 8 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। क्लियर, तो मतलब यहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नेट मतलब दो अलग अलग तरह के फोर्स लग रहे हैं, दो या दो से अधिक बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे सिर्फ वही दिखाया, एक तो यहाँ पे आपको पता है mg तो लगेगा ही, है ना, अभी दिखाया ही नहीं, नॉर्मल लगेगा ही, फोर्स हमने इधर से लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर से, देखो 4 फोर्स आ गए टोटल। तो ये जो आगे ले जा रहा है, ये जो पीछे ले आ रहा है, एक आगे वाले को सपोज करो पॉजिटिव मानो, पीछे वाले को नेगेटिव मानो, तो क्या हो जाएगा, प्लस का F माइनस का F, फिर नीचे वाले को नेगेटिव मानो, ऊपर वाले को पॉजिटिव, तो प्लस का n माइनस का mg। ये हुआ आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा भी फोर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने उन सारे फोर्स को अभी हटा के रख दिया है, आइडियल कंडीशन मान के चला है कि चलो इतना ही फोर्स लग रहा है। ओके, तो इन सब फोर्स को लगने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, ये 0 है, ये 0 है। अब इसमें हमारे पास 2 डायरेक्शन है, देखो फोर्सेस जो होते हैं ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल भी एक्ट नहीं करते हैं। फोर्सेस
आपको एक डायरेक्शन ये है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये है, तो इसका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं आएगा, जो कि आप वेक्टर में ही पढ़ लेते हो। तो हम इसको अलग तरीके से डील करेंगे, इसको अलग तरीके से डील करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस वाला था, एक्स एक्सिस में क्या था, एफ और स्मॉल एफ, तो हम बोलेंगे ये वाला चीज, ये एक्स एक्सिस का, और ये वाला कौन सा था, वाई एक्सिस का। इन दोनों को इंडिविजुअली हम बोल सकते हैं कि वो खुद में आपस में क्या है, ये जीरो है, ये भी जीरो है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल एफ माइनस एफ जो है ये जीरो है, इसीलिए कैपिटल एफ इक्वल्स टू स्मॉल एफ है। यहाँ पे एन माइनस एम जी जीरो है, तो एन बराबर क्या है यहाँ पे एम जी है, ओके। बट नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आपका जीरो ही है, ये और ये दोनों मिला के भी जीरो है, इंडिविजुअली भी जीरो है, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में, एक्स में और वाई में। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो जरूरी नहीं कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसीलिए वो यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। क्या ये दोनों बात क्लियर हो गई? इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, यहाँ तक फटाफट खत्म करो। सेकेंड लॉ, उसके बाद थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। आज की थ्योरी सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ खत्म करेंगे, उसके बाद ही हो जाएगा। उसके बाद कल से हम जो है पूरा क्वेश्चन पे आगे मूव करेंगे। और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि एडवांस के भी प्रॉब्लम लेने के लिए वो भी लिया जाएगा। थोड़े बहुत फैमिलियराइज हो जाओ पहले कॉन्सेप्ट से, उसके बाद जो है आपको मेंस, एडवांस, नीट सारे प्रॉब्लम लिए जाएंगे। अब तक जो हमने देखा, अब तक हमने क्या किया, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एक्सेलेरेशन आपका क्या था, जीरो। अब तक जो था वो क्या था, एक्सेलेरेशन जीरो। एफ नेट हमने इस पे एक्सटर्नल मतलब एफ नेट जो हमने जीरो रखा, एफ नेट जो जीरो था, फोर्स अप्लाई नहीं किया तो हमारा मोशन या तो पहले रेस्ट में था तो रेस्ट में ही पड़ा है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही पड़ा है, ठीक है। एफ नेट आपने क्या रखा है, जीरो रखा है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसी चीज को चेंज करेंगे कि हमने एफ नेट लगाना है। एफ नेट को क्या करने वाले हैं हम, नॉन जीरो करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन आएगा और वो मास m का होगा, और इसमें क्या आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा, और यही जो होता है इक्वल किसके होता है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, ओके। इसको हम अभी बहुत डिटेल में समझेंगे, ये आता कैसे है इसको बहुत डिटेल में अभी समझेंगे। उसके बाद हम ये प्रूफ करके यहाँ तक पहुँचेंगे कि F = ma कैसे आता है, और यही बेसिकली आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले जो ये फोर्स लगता है आपका, ये क्या करता है कोई भी ऑब्जेक्ट में। सपोज करो आप कोई एक ऑब्जेक्ट है इधर से आ रहा है, जैसे हमने इनर्शिया ऑफ मास किया था, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी किया था, वो सारी चीज़ में ये जो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन छिपा हुआ है। देखो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है 50 kg का, ये आपकी तरफ आ रहा है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है आपके पास 5 kg का, ये भी आपकी तरफ आ रहा है सेम वेलोसिटी से। ये जो आ रहा है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी आ रहा है आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से। किसको रोकना आसान होगा, सिंपल बात है, इसको रोकना आसान होगा। और हमें स्टॉप करने के लिए जो चीज़ लगाना पड़ता है उसको हम फोर्स बोलते हैं, आपको पता है, पहले ही हमने डिस्कस किया। तो इसको, ये इधर से आ रहा है आपकी तरफ, आप इसको धक्का दे के रोके, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, यस, यहाँ भी आपने फोर्स लगाया। तो इसको रोकना ज़्यादा टफ था, इसको रोकना ज़्यादा आसान था, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा था, इसका इनर्शिया कम है, ठीक है। मतलब कि जो फोर्स आप अप्लाई करते हो डेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास। हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फोर्स है आपका, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से समझूँ, मान लो कि आपके पास दोनों सेम 5 kg का ही दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये, दोनों 5 kg का है, ओके। अब ये दोनों के दोनों जो है ना, एक वेलोसिटी इसकी हमने दे दी 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरी की वेलोसिटी हमने दे दी 200 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, दोनों को हमें रोकना है। अब इसमें किसको रोकना आसान होगा, ऑब्वियसली
20 मीटर पर सेकंड को रोकना आसान होगा क्योंकि ये वेलोसिटी कम है। अब जब ये वेलोसिटी कम होती है तो क्या होता है, हमें यहाँ पे रोकना आसान होता है क्योंकि हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ये हमारा अपना कॉमन एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस से हमें क्या पता चलता है कि जो फोर्स होगा यहाँ पे, जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसे रोकने के लिए, ओके। तो ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं, ये बेसिकली इसके मास के और वेलोसिटी के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, m इंटू v। और जो प्रोडक्ट ऑफ ये मास एंड वेलोसिटी होता है इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वही बोलते हैं m इंटू v। और इसको दिखाते हैं किससे, p से, ओके। m v का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। तो बेसिकली ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। एक और केस मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज करो हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, वो बॉल आता है, कैच करते हैं। जो हम नई कोई सीखते हैं, सपोज करो आज हम गए ही हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो बॉल आया, उसको हम कैच किस तरह करते हैं, आता है और हाथ को एज इट इज वैसे ही रखे रहते हैं। बॉल आता है और हमें चोट लगता है और हम कैच कर भी नहीं पाते हैं, बॉल कूद जाता है या इधर उधर हो जाता है, या फिर हम पकड़ भी पाते हैं तो बहुत चोट लगता है ना। चोट लगने का क्या मतलब है, एक्चुअल में वो हमने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया उसको रोकने के लिए, ठीक है, तभी हमें फोर्स ज़्यादा लगा, मतलब हमारे हाथ को हर्ट ज़्यादा हुआ। अब जो सीखा हुआ प्लेयर होता है वो क्या करता है, बॉल आता है उसको पीछे खींचता है। यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, जो न्यू प्लेयर है वो उस टाइम को धीरे धीरे खींच के क्या कर रहा है, टाइम को इंक्रीज कर रहा है, ओके। इंक्रीज कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, उसके हाथ पे फोर्स कम लग रहा है। अब जब वो पीछे किया, इंक्रीज किया टाइम, तो उस पे हाथ पे फोर्स कम लगा, मतलब कि बॉल को रोकने में उसको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। ये कौन करता है, जो प्लेयर बहुत समय से क्रिकेट खेल रहे होते हैं उसको पता होता है कि जब हम टाइम को ज़्यादा कर देंगे, जब टाइम को ज़्यादा करेंगे तो हमारे हाथ पे फोर्स कम लगेगा, मतलब हम जो हाथ से फोर्स लगा रहे हैं वो कम फोर्स लगा के ही बॉल को रोक देंगे। जबकि नए प्लेयर्स क्या करते हैं, वो वहीं के वहीं पकड़ना चाहते हैं, टाइम कम लगाते हैं, उसके मोमेंटम को जो चेंज होना है, एम भी पहले है और वहाँ से कहाँ पहुँचाना है, उसको रोकना है, मतलब m इंटू जीरो, वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो, तो जीरो वेलोसिटी तक पहुंचाना है, मतलब जीरो मोमेंटम तक पहुंचाना है, m इंटू जीरो वेलोसिटी, ठीक है। तो उसमें उसने टाइम कम दिया, जो नए प्लेयर्स है, जो पुराने प्लेयर्स है उसको टाइम ज़्यादा दिया। तो जब टाइम ज़्यादा दिया तो फोर्स उसको कम लगाना पड़ा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम। जो आप टाइम दे रहे हो ना, डेल्टा टी, है ना, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब आप जितना टाइम लगा रहे हो उसके कंपैरिजन में, उसके हिसाब से ये फोर्स आपका घट जा रहा है। जितना ज़्यादा टाइम उतना कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, उस बॉल को रोकने के लिए। इसका मतलब जो फोर्स है वो 3 डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला, ये आपका मास पे डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ 5 kg है, यहाँ 50 kg है, तो यहाँ ज़्यादा मास है तो इसको हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। अब यहाँ देखो 5 kg है, ये भी 5 kg है, दोनों का मास सेम है और दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उसको हमें फोर्स जो लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब फोर्स जो है अभी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर गई, मतलब ओवरऑल इसको हम बोले तो मोमेंटम पे डिपेंड कर गई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा लास्ट, जो कि बॉल को हमने कैच किया था, ज़्यादा टाइम दिया मतलब कम फोर्स लगाना पड़ा। इसका मतलब टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, और टाइम जितना हम ज़्यादा करेंगे फोर्स उतना हमें कम लगाना पड़ेगा। इसलिए ये इसको हम क्या बोलेंगे, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं ऑन कंबाइनिंग, तो क्या होने वाला है, देखो फोर्स जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, एम भी को हम बोलेंगे डेल्टा एम भी। क्यों डेल्टा एम भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ये एम भी मतलब किसी वेलोसिटी से ये चल रहा है, जब इसको हम रोकेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलो जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मोमेंटम, तो क्या होगा, m इंटू जीरो, कितना हो जाएगा मोमेंटम, जीरो। तो मतलब इसको हमने क्या किया, m इंटू भी को एक्चुअली हमने जीरो बना दिया, ठीक है, मोमेंटम को हमने जीरो बना दिया। तो चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, जितना चेंज इन मोमेंटम होगा ना। अब मान लो पहले इसके मोमेंटम थे 20 इंटू 5, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो 1000, ओके। अब यहाँ पे ये क्या है, जीरो। अब यहाँ मोमेंटम कितना है, देखो 100, 20 इंटू 500, यहाँ पे भी जीरो। चेंज इन मोमेंटम यहाँ कितना है, 1000, यहाँ चेंज इन मोमेंटम कितना है, 100। किस में ज़्यादा हो रहा है फोर्स, इसमें, मतलब जितना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम है उतना ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, जितना कम चेंज इन मोमेंटम है उतना कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे जो फोर्स है आपका वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ साथ जो टाइम है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितना टाइम लगाएंगे उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया,
फोर्स इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का क्या मतलब है, एम भी को हमने पी लिख दिया, मोमेंटम, ओके। अब जो ये डेल्टा पी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम की, कुछ इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि 0 सेकंड से लेके 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं इस टाइम इंटरवल को बहुत शॉर्ट कर दूं तो क्या होने वाला है, ये जो डेल्टा टी है ये बहुत छोटा हो जाएगा, और बहुत छोटे वाले टाइम को क्या बोलते हैं, डी टी, मतलब कि डिफरेंशियल बन जाएगा, ओके। तो ये आप क्या बोल सकते हो, इफ, चलो इधर मिटा के लिखते हैं, इधर का काम हो गया, इधर ऊपर मिटा देते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, एफ जो है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डीपी अपॉन डी टी, ओके। डीपी अपॉन डी टी, क्यों, ये कब हो सकता है, ये तब होगा जब आप डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो करोगे, ओके। डेल्टा टी को जब आप टेंडिंग टू जीरो करोगे, मतलब टाइम को छोटा करोगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डीपी अपॉन डी बन जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डी है। अब ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाओगे तो क्या आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, तो ये इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कोई एक कांस्टेंट लिख दो, और इधर क्या बच गया, डीपी अपॉन डी बच गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये जो P है ना, ये एक्चुअली क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज को जो हम मेजर करते हैं, है ना, किसी कांस्टेंट के साथ में, ये हमें देता है फोर्स, ओके। अभी तक मैंने वैसे डिफाइन नहीं किया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इधर मैं लिखूंगा अभी सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है। बेसिकली जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, देखो यहां से आपको पता चलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये टाइम से डिवाइड हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, ओके। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की जगह आप क्या कर सकते हो, नेट एक्सटर्नल बोल सकते हो, ओके। नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, क्योंकि एक जो फोर्स होगा, हम जो दूसरा फोर्स है सबको एक साथ कंटिन्यू कराएंगे, ऐसे नहीं कि मतलब एक फोर्स के कारण हम सिर्फ लिख रहे होंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाइड के प्रोपोर्शनल होगा, ओके। तो हमने ये देख लिया, के हमने निकाल लिया, ये कांस्टेंट कुछ ना कुछ आएगा। अब ये के की वैल्यू क्या आएगी, किस तरह से आती है, ये भी एक बहुत फंडामेंटल चीज है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये आपको बहुत जगह अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है, के को 1 ले लो, है ना, 1 क्यों लेते हैं, वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आपको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी को हम क्या लिखेंगे, इधर मिटा दे, क्या इसको मिटा देते हैं, यहाँ से आराम से डिराइव हो जाएगा फिर, क्योंकि ये हमने देख लिया कि मास पे डिपेंड करता है, यही बताना था यहाँ, तो ये तो पता चल ही गया है, मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू के, यहाँ पे D, P की जगह क्या लिख सकते हैं, mv, है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और अपॉन क्या है ये dt। अब हो सकता है कि आपका मास भी वेरिएबल हो और जो वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको फोर्स इक्वल्स टू डायरेक्ट ma लिखा रहता है, जहां पे बेसिकली इन्होंने मास को कांस्टेंट माना हुआ होता है, वो भी हम बताते हैं किस तरह से होता है। यहाँ हो सकता है कि मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, दोनों ही चीज वेरिएबल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मास वेरिएबल होगा तो हमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर कांस्टेंट होता है इसको बाहर निकाल देते, लेकिन अगर मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल, पहले हम मानते हैं कि m और v दोनों ही वेरिएबल है, m एंड v बोथ आर वेरिएबल, है ना। वेरिएबल टू व्हाट, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों ही चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल मैं दूं, अगर जैसे सपोज करो एक ट्रक है ना, ये ट्रक है और इधर पीछे एक नल लगा हुआ है, ओके। तो इससे पानी निकल रहा है, मान लो ये पानी भरा हुआ है इसमें पूरे के पूरे, और इधर से पानी यहाँ से नल खोल दिया किसी ने, ठीक है, वो पानी गिरे जा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है विद सम वेलोसिटी, या फिर आप वेलोसिटी बोलो या एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हो। पहले 5 मीटर पर सेकंड से फिर 10, 15, 20 एंड सो ऑन ऐसे चल रहा है। तो इधर जो पानी निकल रहा है, आप क्या देख पा रहे हो,
टाइम के साथ साथ, टाइम बीतने के साथ साथ पानी आपका निकल रहा है, मतलब इसका पूरा जो अपना मास है वो मास क्या हो रहा है, वो निकल रहा है बाहर, तो मास घट रहा है ना। तो टाइम के साथ साथ मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मास वेरी कर रहा है, इसका मतलब मास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। साथ में आपका जो ये वेलोसिटी है वो भी आगे बढ़ रहा है, वेलोसिटी तेज हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रहा है आपका, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। एक बार हम मानते हैं m एंड v बोथ आर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब दोनों वेरिएबल होता है तो आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक बार आप मास को कांस्टेंट निकाल के बाहर करो, dv अपॉन dt लिखो, एक बार v को कांस्टेंट लिखो, dm अपॉन dt लिखो, ठीक है। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फाइनली देखते हैं क्या आता है। f इक्वल्स टू k बाहर में रखो, क्या करेंगे बोलो, m को एक बार बाहर निकालो, dv बाई dt लिखो, और एक बार क्या करेंगे, v को बाहर निकालो, dm बाई dt लिखो, ठीक है। तो फोर्स जो होता है ना वो एक्चुअल में यही होता है, ये जनरल इक्वेशन है फोर्स का। F इक्वल्स टू ma कोई इक्वेशन नहीं होता है, वो तब होता है जब मास कांस्टेंट होता है, वो अभी हम दिखाते हैं यहाँ से, ठीक है। एक्चुअल जो है वो जनरल जो इक्वेशन है वो यही होता है जो अभी अभी हमने लिखा है। अब यहाँ पे बस k की वैल्यू पुट करनी है, बस यहाँ पे k की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो देखो अगर हमारा मास कांस्टेंट है, यहाँ से दो केस बनेगा। अगर हमारा क्या है, इफ मास जो है वो कांस्टेंट है ना, और यहाँ से दूसरा एक केस क्या बनेगा, अगर हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको ऐसे लिखना नहीं है, CONSTANT पूरा लिखना है, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है तो बोलो क्या होगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि dm बाई dt तो कुछ होगा नहीं उस केस में, है ना, क्योंकि ये क्या होता है डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट चीजें कभी बदलती है क्या, कभी नहीं बदलती है, इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये जो चीज है आपका जीरो हो जाएगा, जब जीरो हो जाएगा तो जीरो v से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। अगर आपका मास कांस्टेंट है, बचा क्या, सिर्फ ये, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, f इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे k कांस्टेंट इनटू ये m, और dv बाई dt क्या होता है बोलो, a होता है एक्सेलरेशन, ये तो आप पढ़ते आए हो। अब सिर्फ बच गया f इक्वल्स टू km। अब इधर देख लेते हैं क्या होता है, v कांस्टेंट है तो dv बाई dt जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई जीरो, तो f इक्वल्स टू क्या बचा बोलो, f इक्वल्स टू बच गया आपका k, और अंदर में क्या बचा, v dm बाई dt। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो यहाँ पे फाइनल बात हमारे पास क्या आया कि k की वैल्यू क्या ले, ओके, ये k की वैल्यू क्या ले। बहुत जगह आपको बुक में बहुत आराम से लिखा हुआ रहेगा कि सिंप्लिसिटी के लिए हम k को 1 ले लेते हैं, है ना। अब सिंप्लिसिटी क्या बताती है वो कहीं नहीं समझाया हुआ होता है ना। देखो यहाँ पे हम k को क्या लेंगे, बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि k को 1 लेंगे। अब क्यों लेते हैं वो समझते हैं। ये जो फोर्स होता है इसको अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया, अभी तक हम फोर्स को बस बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ हो रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, मास के, वेलोसिटी के, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसी चीजें हो रही है। लेकिन हमने अभी तक फोर्स को डिफाइन नहीं किया कि कितना अमाउंट फोर्स होता है आपका, है ना, कितना अमाउंट एक सिंगल यूनिट ऑफ फोर्स होगा, ऐसा हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वही डिफाइन करना है। जैसे कोई बोले कि 10 फोर्स है, मतलब कि न्यूटन, अभी आप जानते हो अगर न्यूटन जो है यूनिट होता है फोर्स का, तो 10 न्यूटन फोर्स, आपको कैसे पता कि 10 न्यूटन फोर्स कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा या इतना होगा। मतलब मैं मास की कंपैरिजन में दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मास पता है ना, कि जैसे 10 kg इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा, है ना। कुछ नहीं पता है अभी हमें फोर्स के बारे में। तो फोर्स को पहले हमें डिफाइन करना है कि फोर्स हम बोलते किसको हैं, किस चीज को हम 1 सिंगल यूनिट ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो आपको ऐसे तो लिबर्टी है कि k की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। सपोज करो आप 2 लेते हो, F इक्वल्स टू 2ma, है ना, और मास आपने 1 kg लिया, 1 kg, और एक्सेलरेशन सपोज करो आपने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 kg लिया और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 kg लिया और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आप ये बताना चाह रहे हो k को 2 लेके कि अगर हमारे पास 1 kg का मास है और उसको हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराना है, तो आपको फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, मतलब 2 यूनिट ऑफ समथिंग, है ना। लेकिन ये थोड़ा फिजिबल नहीं लगता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें कि 1 kg का चीज है और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, उसको हम बोल कुछ भी सकते हैं कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भगाने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, सपोज मैं उसको बोल रहा हूँ 1 न्यूटन। पहली बार जो चीज माना गया, है ना, एकदम फर्स्ट टाइम पे जो चीज को एक रेफरेंस लिया गया, तो उस टाइम ये रेफरेंस लिया गया कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला रहे हैं तो जो फोर्स लगा है वो 1 न्यूटन है। ठीक है, अब ये 1 न्यूटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, के को 1 लेना पड़ेगा। अगर आपने 2 लिया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 kg का ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आपने चलाया, उस पर जो फोर्स लगा उसको आप बोल रहे हो 2 न्यूटन या फिर 2 यूनिट। बेसिकली आप बोल रहे हो यहाँ पे 2 यूनिट ऑफ फोर्स है, तो 2 यूनिट ऑफ फोर्स है तो हम 1 यूनिट को बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इन सबको आधा नहीं करना पड़ेगा, मास वगैरह को आधा करना पड़ेगा कि आधा kg का मास है उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है, तब जाके आप बोल पाओगे कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। यस, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी के लिए यही बात बताया जाता है आपको कि फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक k इक्वल्स टू 1। अब देखो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जैसे लेंगे इसको, जैसे हमने इसको 1 लिया तो अब क्या हो गया, 1 kg का मास है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है, तो उसके लिए जो फोर्स आएगा उसको आप बोल रहे हो 1 यूनिट ऑफ फोर्स। अब यूनिट को हम बेसिकली, न्यूटन साहब ने इतना सारा काम किया तो कुछ तो देना ही पड़ेगा उपाधि, वैसे उपाधि बहुत है लेकिन कुछ जो यहाँ पे हमने दिया इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन। ये जो फोर्स है बेसिकली इसका हमने यूनिट क्या दिया, न्यूटन, इसलिए हम n से इसको डिनोट करते हैं। ओके, NEWTON है ना। तो 1 न्यूटन जो फोर्स है वो क्या होता है, वो होता है आपका 1 kg का मास है। सपोज करो ये जैसे है हमारे पास, मान लेते हैं ये 1 kg का है और इसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमें भगाना है, तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया दिस इज एक्चुअली 1 न्यूटन। ओके, इसलिए हमने F इक्वल्स टू यहाँ पे K को 1 लिया और ma, तो ये क्या बन गया बेसिकली, फाइनली ये बन गया हमारे पास F इक्वल्स टू ma। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे भी K को 1 ले लो, बस सिंपल खत्म करो इस खेल को, भी dm/dt, dm/dt को हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, मास का बेसिकली रेट ऑफ चेंज है, ये चीज आपको दिया हुआ रहेगा कि कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा आपके पास, सिंपल। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। इसके बाद हमारे पास एक चीज बच रहा है जिसको हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो भी हम एक बार करवा देते हैं क्योंकि आज का लेक्चर वैसे लंबा हो गया है और थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर किया है। अगले लेक्चर में हम जो है इसके क्वेश्चन शुरू कर देंगे, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सबके क्वेश्चन शुरू कर देंगे। थोड़ी सी थ्योरी और बची हुई है, इम्पल्सिव थ्योरी, मतलब इम्पल्सिव मोशन, इम्पल्सिव फोर्स, ये वाला इम्पल्स का थ्योरी बचा है, वो 5 मिनट लगेगा, वो मैं करवा दूंगा अगले लेक्चर में। बट उससे पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ते हैं आगे फिर। चलो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें हमने जो फोर्स लगाया बेसिकली, जो कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है, जैसे सपोज करो ये आपकी गाड़ी है, कार है, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगता है आगे, ये मूव कैसे करता है, कौन इस पे फोर्स लगा रहा है, सोचो। ये कार है, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है जो ये आगे मूव कर रहा है। आप कहोगे इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है, इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है ना वो फोर्स कैसे लगा पाएगा, सोचो, वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इसके अंदर जो इंजन लगा है वो तो उसका अपना इंटरनल फोर्स हो जाएगा। जैसे सपोज करो हमारे बॉडी के अंदर जो भी मशीन फिट है ना, ये मशीन क्या कर सकता है, हमारे बॉडी को इंटरनल फोर्स दे सकता है। ओके, ऐसा नहीं कर सकता वो बाहर से फोर्स लगा देगा। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करती है किसके कारण, पहला आपने एकदम सबसे पहला सुना होगा, मैं बताया हूं जब, कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी जो है वो मूव करती है। तो आप यहां पे सोचो कि ये बॉडी को मूव कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कौन है यहाँ, इंजन थोड़ी इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा। देखो इंजन क्या करता है, इसके अंदर जो इंजन होता है वो क्या करता है, मोटर को रोटेट करता है। मोटर रोटेट करने से क्या होता है, ये चक्का रोटेट होता है। अभी तक इस पे कोई फोर्स बाहर आगे की तरफ लगा नहीं है, एकदम ध्यान से देखो ये चीज, चक्का क्या हुआ, रोटेट हुआ। अब जब चक्का रोटेट होने लग गया तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये जब चक्का इस तरह से रोटेट हुआ, जब ये चक्का आगे बढ़ना चाहा, ये जमीन से लगा हुआ है, देखो ये जमीन से लगा हुआ है, जैसे ये जमीन से लगा हुआ है इसको टकराता है, इस पे फोर्स लगाता है, जैसे इस पे फोर्स लगाता है तो ये जमीन भी इसको वापस एक रेस्पेक्ट, वापस से अपने तरफ से एक फोर्स लगाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है ये, फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो जमीन है ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जबकि एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि आप धकेलना चाहते हो किसी जमीन पे, तो क्या होता है, दम लगता है ना, फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इधर से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा था जिसको हमें ओवरकम करना पड़ रहा था, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी हमने देखा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमने इधर से फोर्स लगाया। सिमिलरली यहाँ पे जमीन पे क्या होता है, जब ये चक्का इधर की तरफ फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगता है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स आगे किस पे लग रहा है,
इस चक्के पे लग रहा है, ओके। सिमिलरली पीछे वाले चक्के पे भी लगता है। जब दोनों पे फोर्स लगता है तो इस पूरे ओवरऑल बॉडी पे फोर्स लग जाता है, क्योंकि ये सब तो अटैच्ड है ना, तो अटैच्ड है तो इस पे फोर्स लग गया आगे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स। यही फ्रिक्शनल फोर्स इसको एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है, क्योंकि देखो ये जमीन लगा रहा है ना, ये बॉडी अपने आप से नहीं लगा रहा है, जमीन फोर्स लगा रहा है इस पे, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। इसका इंजन कुछ नहीं कर पा रहा है। इंजन बेसिकली क्या कर रहा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स को जनरेट करने का बस काम करता है, इंजन इसको बढ़ाता नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो इंजन इसको क्या कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को जनरेट करने का काम कर रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे लग रहा है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कैसे हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि ये चक्का इस तरह से घूमा था, जैसे चक्का इस पे घूमा तो इस पे जो फोर्स लगा उसके अपोज में, उसके रिजल्ट में, उसके रेस्पॉन्स में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा था, ओके। तो ये दो तरह का फोर्स आपको दिख रहा होगा जो कि साइमल्टेनियसली अकर करता है। एक फोर्स पीछे लगा, दूसरा फोर्स आगे लगा, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स जो है बेसिकली दे आर पेयर ऑफ फोर्सेस जो कि साइमल्टेनियसली अकर करते हैं, और वही हमें क्या देता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है टू एवरी एक्शन, एवरी एक्शन, एक्शन मतलब जो हमने पहला फोर्स अप्लाई किया, टू एवरी एक्शन, दिस वाज द एक्शन, है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या था, वो था फ्रिक्शनल फोर्स। अब रिएक्शन के कारण ये चल रहा है, देखो फ्रिक्शन कभी कभी आपको चला भी रहा है ना, फ्रेंड का भी काम कर रहा है फ्रिक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये क्या है, एक एक्शन एक रिएक्शन, दे ऑलवेज अकर इन पेयर, एक्शन एंड, ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है, ऐसे मत समझना है कुछ भी लिख दिया मैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है ये, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर, अकर्स इन पेयर एंड साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है, एक साथ अकर करता है। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन आया उसके बाद रिएक्शन जाएगा, नहीं। जैसे सपोज करो ये हाथ है, इधर से हमने इधर धक्का दिया तो ये जो पोर्शन है ये भी इसको धक्का दिया एट द सेम टाइम, कोई उसमें चेंज नहीं होता है, एक सेकंड का भी, मिली सेकंड का भी नहीं, कोई माइक्रो सेकंड का भी नहीं। मतलब एज सून एज ये धक्का लगा, जैसे ही ये धक्का लग रहा है मतलब कि साथ साथ ये भी धक्का लगा रहा है इसको, साइमल्टेनियसली ये काम होता है, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन पेयर ऑल्सो, उसके बाद क्या है, साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है, ठीक है। ये आपका क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है ये चीज। तो ये हमने थ्योरी यहां तक कर लिया। अगली बार हम इंपल्सिव फोर्स देखेंगे, ठीक है। इंपल्सिव फोर्स के बाद हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हमने अभी तक क्या कर लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगा और कहीं से पढ़ने का। और ये चीजें आई कहां से थी, शुरुआत कहां से हुई थी, एरिस्टोटल साहब से। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, थोड़ा समराइज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन ये था कि क्या यूनिफॉर्म मोशन रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एरिस्टोटल साहब ने कहा नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो डिस्कार्ड हो गया। फिर गैलीलियो साहब आए, उन्होंने बताया कि बाहर से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, एरिस्टोटल साहब बोल रहे थे कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और इस बात को, ये बात डिस्कार्ड हो गया था। तो गैलीलियो साहब आए, उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन ही रखना है, ठीक है। और उन्होंने सिंपल सा लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और उसको यूज करके न्यूटन साहब ने पूरी फाउंडेशन रख दी, मैकेनिक्स की पूरी फाउंडेशन। 3 लॉ दिया उन्होंने, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इम्पल्स फोर्स पढ़ेंगे, इम्पल्सिव फोर्स पढ़ेंगे और इम्पल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।